प्यारे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 4। तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है ना, इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं तो समझिएगा। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सागरीय नीतल की संरचना। अब ये सागरीय नीतल क्या होता है, आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि हम हमारे पृथ्वी के ऊपर देखते हैं ना कि कहीं पे क्या होता है कि पूरी समतल भूमि होती है, कहीं पे पहाड़ आ जाता है, ठीक है, ऐसे करके आता है ना। कहीं पे गड्ढे होते हैं, कहीं पे खाई होती है। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे देखते हैं, हमारे अर्थ के सरफेस यानी कि जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है इसके ऊपर देखते हैं। तो जिस प्रकार से ये अर्थ के सरफेस यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर हमें ये सारी संरचनाएं देखने के लिए मिलती है, कहीं पे पठार होते हैं, कहीं पे पर्वत होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा समुद्र होता है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सागरीय नीतल की संरचना यानी कि जो हमारे सागर वगैरह होते हैं। जैसे मान लो अभी हम सागर देख रहे हैं, तो सागर के ऊपर ऊपर तो हमें पानी दिखता है, लेकिन जब आप अंदर अंदर जाते जाओगे ना, तो एकदम नीचे जब आप जाओगे तो क्या होगा, आपको ना वहां पर भूमि दिखाई देगी प्यारे बच्चों। अच्छा, कैसे भूमि दिखाई देगी, तो आओ मैं जरा आप लोगों को ये फिगर के माध्यम से दिखाऊं। देखो जैसे कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा सागर है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा सागर है वो शुरू हो रहा है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में नीचे 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 जाते जाओगे ना, तो गहराई में जाने के बाद आपको एक भूमि मिलेगी, ठीक है। और वहां पर ना अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती है। वहां पर भी कहीं पे पर्वत होते हैं, कहीं पे पठार होते हैं, कहीं पे गड्ढे होते हैं, कहीं पे खाई होती है, कहीं पे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, गर्त होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस पार्ट के अंदर पढ़ना है। समझ में आया आप सभी लोगों को कि क्या पढ़ना है। तो जो हमारा सागर होता है ना, सागर की जो भूमि है, निचली वाली भूमि, उसकी संरचना कैसी है, वहां पे कौन कौन से प्रकार के पर्वत वगैरह पाए जाते हैं, वो हम यहाँ पर इस लेसन के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम शुरू करें। बताइए सब लोग तैयार हैं, अलग अलग भू आकृतियां हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक स्पष्टीकरण देखते हैं। तो देखो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ के ऊपर यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके 71% भाग में क्या है, पानी है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसमें क्या है, लैंड यानी कि क्या है, भूमि है, ठीक है। तो 71% भाग क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जल से व्याप्त है, बराबर। और जल के नीचे भी क्या है, जल के नीचे भी भूमि है, जैसे जो हम सागर देख रहे हैं, ठीक है। 71% भाग पानी का तो बोल दिया, लेकिन बस पानी पानी ही है क्या, ऐसा नहीं है। जब आप पानी के नीचे 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 गहराई में जाओगे ना, तो जैसे आप लोगों ने नॉर्मली, आप सभी लोगों ने देखा होगा स्विमिंग पूल, जिसमें आप लोग पिकनिक वगैरह जाते हो, तो उसमें आप क्या करते हो, जब आप उसमें मतलब ऊपर से तो आपको पानी पानी दिखता है, लेकिन जब आप नीचे उसके अंदर जाते हो तो आपको नीचे एक भूमि मिलती है कि नहीं। देखो एक भूमि बनाई रहती है ना, एक पूरा इस प्रकार से बनाया रहता है ऐसे करके, और उसके अंदर पानी भरा रहता है। तो जब आप अंदर, ऊपर से तो आपको पानी दिख रहा है, लेकिन नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सरफेस मिलेगा, एक तल मिलेगा, ठीक है। तो जैसे वो स्विमिंग पूल में आपने देखा ना, ठीक उसी प्रकार से समुद्र में भी होता है। समुद्र में हमें ऊपर ऊपर से तो पानी दिख रहा है, लेकिन नीचे एक लैंड होता है, एक सरफेस होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो वही बात है कि नीचे, पानी के नीचे क्या है, भूमि है, किंतु पानी की तरह इसका स्तर समान नहीं है। जैसे हम लोग पानी में देखते हैं कि पानी का स्तर कैसा होता है, समान होता है। वो ऐसे उबड़ खाबड़ रहता है क्या, पर्वत या फिर पठार जैसा नहीं, वो कैसा रहता है, एकदम समतल रहता है। तो जैसे पानी समतल है ना, वैसे ऐसा नहीं कि उसकी जो नीचे वाली भूमि है वो भी समतल रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम लोग अपने अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे खाई है, कहीं पे बहुत गहरी खाई है, ठीक है, उबड़ खाबड़ जो हम ये सारी चीजें संरचनाएं देखते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा सागर है ना, उसका तल भी क्या है, उबड़ खाबड़ है। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे वही सारी बातें बताई गई हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे वही है कि धरातल पर दिखने वाले जो असमान ऊंचाई वाले क्षेत्रों का वर्गीकरण हम क्या करते हैं, अनेक भू आकृतियों में करते हैं। जैसे कि अगर मतलब जैसे हमारे धरातल के ऊपर यानी जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, हमारे अर्थ के ऊपर जो अलग अलग भू आकृतियां हैं, उनको हमने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि कोई समतल मैदान है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये मैदान है, ठीक है। और अगर कोई पहाड़ है तो उसको हमने पहाड़, पर्वत, इस प्रकार से नाम दिए हुए हैं। किसी को हम पठार कहते हैं, पठार कैसा होता है, तो ऐसे होता है ना, ऐसे पठार, ठीक है, वो मतलब पर्वत से थोड़ा नीचे होता है। तो अलग अलग जो भू आकृतियां हैं उनको हमने अपने हिसाब से नाम दिए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो जल में डूबे हुए हैं, जल के अंदर है, उनका भी वर्गीकरण हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं, यानी उनको भी अलग अलग नाम है जो हम यहाँ पर इस पार्ट में देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो ना, आओ मैं आपको सबसे पहले तो यही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। अभी इन सब के बारे में एक एक करके बहुत अच्छे से जानेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात तो ये आपका महाद्वीप है ना, महाद्वीप
मतलब जैसे समुद्र समुद्र पानी पानी है, फिर उसमें से कोई क्या निकल गया, मतलब कोई भूमि का टुकड़ा आ गया, तो उसको हम महाद्वीप बोलते हैं, द्वीप कहते हैं, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा तट है। तट हम किसको कहते हैं, तो समुद्र के किनारे वाली जो भूमि होती है उसको हम तट के नाम से जानते हैं। अब ये क्या है, महाद्वीपीय जलमग्न सीमा, यानी कि अब यहाँ से देखो जो आपका जल वाला भाग है ना, समुद्र वाला भाग, वो शुरू हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो आपको ढलान दिखाई दे रही है, इसको हम महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। फिर देखो यहाँ पे गहराई बताई गई है, ये 2000 समुद्र के तल से 2000 मीटर गहराई पर है, 4000 मीटर गहराई पे एकदम नीचे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बीच बीच में हमने ऐसा देखा भी होगा, ठीक है, जैसे जो सागर होता है ना, सागर के बीच बीच में आपको कहीं पे भूमि दिखाई दे जाएगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सागरीय द्वीप होते हैं, है ना। फिर मध्य सागरीय पर्वत श्रेणी इस प्रकार से होती है, सागरीय खाई, फिर ये सागरीय खाई है, और ये क्या है आपका समुद्र तल, और ये आपके खंड है। तो इन सभी के बारे में हम लोग पूरा एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी तो बस मैंने आपको ऐसे ऊपर ऊपर से बता दिया कि इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण की तरफ। तो सारे बच्चे बस इधर गौर से देखते रहेंगे और सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जिस प्रकार से हमने पिछले सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया था, ठीक वैसे ही इसको भी कर लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। देखिए, जलमग्न भूमि की संरचना को सागरीय नीतल की संरचना के नाम से जाना जाता है। यानी कि सागरीय नीतल की संरचना हम किसको कहते हैं, तो जो जलमग्न होती है, यानी कि जल में डूबी हुई होती है। जो हमारा सागरी वाला तल है वो तो जल में डूबा ही रहता है, ऐसा थोड़े ना कि वो ऊपर रहता है। अगर वो ऊपर रहता तो हम लोग उसको सागरीय नीतल कहते ही नहीं। तो यहाँ पे वही है कि जो जलमग्न भूमि की संरचना होती है, यानी जो जल में डूबी हुई भूमि की संरचना होती है, उसको हम कहते हैं सागरीय नीतल की संरचना, ठीक है। समुद्र के तल से गहराई के आधार पर एवं वहां की भूमि के आकार के अनुसार सागरीय नीतल की संरचना जो है वो निश्चित की जाती है कि वो कितनी नीचे है और वहां पे कौन कौन सी आकृतियां है, ठीक है। महासागर की औसत गहराई कितनी होती है, जानते हैं आप लोग, 3700 मीटर तक होती है, ठीक है। 3700 मीटर, मतलब सोचो कितनी गहरी, बहुत ज्यादा गहरी होती है, ठीक है। मीटर में आप लोग मेजर करते हो ना, कोई भी 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो ऐसे करके आप मेजर करते जाना, तो 3700 मीटर तक उसकी गहराई होती है हमारे समुद्रों की। इससे भी ज्यादा कहीं पे हो सकती है, ठीक है। आइए और समझते हैं कि महासागर का नितल भी पृथ्वी की तरह क्या होता है, ऊंचा नीचा होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। और जलमग्न भू आकृतियों को मिलाकर महासागर के नीतल की संरचना बनती है। बिल्कुल सही है, जो जलमग्न भू आकृतियां हैं उनको जब हम मिलाते हैं तभी तो महासागर की जो नीतल की संरचना है वो बनती है। विभिन्न महासागरों के नीतलों की रचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग जो महासागर हैं उनकी जो भूमि की संरचना है, जो जलमग्न है, वो डिफरेंट हमें देखने के लिए मिलती है। इस संरचना के कुछ प्रमुख प्रकारों एवं साधारण क्रम हम देखेंगे, जैसे कि क्या देखेंगे, जैसे समुद्र तट से जैसे जैसे अंदर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जलमग्न भू संरचना में परिवर्तन होते जाते हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं के बारे में एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको ये फिगर में बता भी दिया था। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, महाद्वीप तो आप जानते हो, यानी देखो अब यहाँ से आपका समुद्र शुरू होने वाला है, तो इसके इधर का जो ये महाद्वीप मतलब द्वीप रहेगा उसको हम महाद्वीप कहेंगे। देखो द्वीप हम किसको कहते हैं, जो समुद्रों के बीच में आ गया, जैसे ये समुद्र के बीच में आ गया तो इसको मैंने द्वीप कह दिया, ठीक है। और ये देखो ये किनारे पे है, बराबर, और ये आपका तट होता है, जैसे हम जाते हैं ना समुद्र के किनारे, बराबर जाते हो कि नहीं, आप सभी लोग जाते होंगे समुद्र के किनारे, तो हम क्या करते हैं, पानी में जब हम नहीं खड़े हैं, पानी से जब हम दूर खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए कि पानी जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से पानी शुरू हो रहा है, लेकिन हम कहाँ पर खड़े, यहाँ पर, तो ये वाला जो हिस्सा है ना जहाँ पर आप खड़े हो, जो पानी में नहीं आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, उसका तट कहलाएगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, तट कहते हैं। समझ में आप सभी लोगों को, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में। नाउ व्हाट इज महाद्वीपीय मग्न तट, कहाँ पर है जरा दिखाओ। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो दोनों मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन हमें इसका देखना है, महाद्वीपीय जलमग्न सीमा इसी को कहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, कैसे होता है, आइए हम जरा इसमें समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें क्या बताया जा रहा है कि तट के निकट एवं सागर में डूबा हुआ भूमि का भाग जो है उसको हम महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। यानी कि वो क्या होता है, ये तट के, एक तो वो तट के निकट होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे ना, आप देखो ना अच्छे से आपको समझ आएगा। ये देखिए ये तट के निकट है कि नहीं, ये इसका तट है, तट के निकट में सबसे पहले तो यही है, और ये क्या है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वो पानी में भी डूबा हुआ है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि तट के निकट, और जो जलमग्न भाग होता है भूमि का उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम
यहाँ पे कहते हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है, ठीक है। और यह महासागरीय नीतल का सबसे उथला भाग होता है। उथला मतलब आप जानते हो कि सबसे ऊपर वाला भाग यही होता है। जैसे अभी हम सागर के भागों की बात करने वाले हैं ना, जो जलमग्न वाले भाग है, तो उसमें सबसे उथला भाग यानी सबसे ऊपर वाला भाग समझिएगा सागर का, ये वही होता है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया कि सागरीय नीतल का सबसे उथला भाग क्या है, तो आप बताएंगे महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखो, इसे ही क्या कहते हैं, सागर मग्न भूमि भी कहते हैं। और इसका ढाल कैसा होता है, मंद होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ढाल मंद होता है यानी क्या होता है, क्या होता है, देखो जैसे ढाल यानी क्या होता है, ढलान। ओके, आप लोगों ने ढलान यानी उस पे आप लोगों ने स्लाइड जो होता है जिसके ऊपर आप सभी लोगों ने खेला होगा, ऐसा स्लाइड हमारे स्कूल में रहता है, तो स्लाइड की ढलान क्या होती है, ज्यादा होती है, उसका स्लोप ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इसका जो ढाल है ना वो मंद होता है, यानी कि इसका ढाल मंद होने का मतलब क्या है कि ये ऐसा बहुत ज्यादा नहीं कि एकदम अचानक से ढलान आ गया इसमें, नहीं, ऐसे नहीं होता। क्या होता है, वो धीरे धीरे करके ढलान आता है, ठीक है। अचानक से इसके अंदर ढलान नहीं आता। जैसे अचानक से ढलान कहाँ पर आएगा भाई, इधर आएगा, देख रहे हो, देखो यहाँ पर। और ये देखो, ये धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे, ऐसे अचानक से नहीं कि यहाँ पे पैर रखा तो फिसल गए तो गिर जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। वो धीरे धीरे जा रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आप पैर भी रखोगे तो भी मतलब नहीं गिर पाओगे, समझ में आ रहा है। तो ये बात यहाँ पे दी गई है। चलिए भाई आगे चले। महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार सभी जगह एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, हर जगह वो एक जैसा नहीं होता। आप सोचो कि महाद्वीपीय मग्न तट हर एक सागर में हर जगह सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ महाद्वीपों के पास वो कैसा होता है, संकीर्ण होता है। संकीर्ण मतलब क्या होता है, नैरो, यानी कि बहुत थोड़ा सा होता है। और कुछ महाद्वीपों के पास वो कैसा होता है, बहुत किलोमीटर तक चौड़ा भी देखने के लिए मिलता है, यानी कहीं पर तो वो नैरो होता है, संकीर्ण होता है, और कहीं पर वो चौड़ा होता है। और इसकी गहराई कितनी होती है, लगभग 200 मीटर तक होती है। 200 मीटर भी बहुत होता है, समझ में आ रहा है। अगर आप 1 मीटर नापना चाहोगे अपने हाथ से, तो 1 मीटर दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ कि नहीं, 1 मीटर तक इतना तक तो आएगा शायद से, ठीक है। तो अब सोचो 200 मीटर यानी काफी नीचे होता है। उसको भी आप ये मत समझना कि वो ऊपर उथला बोल दिया यानी कि सबसे मतलब बहुत ऊपर रहेगा, ऐसे नहीं, वो नीचे ही रहता है, ठीक है। 200 मीटर तक होती है। आप सोच लो आप कितना होगा। चलो भाई आगे बढ़े। मनुष्य की दृष्टि से महाद्वीपीय मग्न तट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप सोचेंगे कि मनुष्य की दृष्टि से ये महाद्वीपीय मग्न तट क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये उथला भाग होता है, बराबर। तो यहाँ पे जो मछलियां रहेंगी उनको जो मछुआरे हैं वो पकड़ भी सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वही है कि विश्व के जो विस्तृत मत्स्य क्षेत्र है ना, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसी महाद्वीपीय मग्न तट में पाए जाते हैं। और यह भाग उथला होने के कारण क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो है वो तल तक पहुंच जाती है, क्योंकि सबसे ऊपरी भाग है। तो जब सूर्य की किरणें आएंगी ना, तो वो उसके नीचे, वो उसके सरफेस तक पहुंच जाती हैं, बराबर। और देखो यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पर काइया होती है। काइया आपको पता है ना, पानी के अंदर पाया जाता है। और ये जो प्लवक है ना, एक प्रकार के क्या होते हैं, जीव होते हैं जो मछलियों का खाना होते हैं, ठीक है। तो अब मछलियों का खाना कहाँ पे पाया जा रहा है, तो काई और प्लवक कहाँ पे पाए जा रहे हैं, इसी भाग में, महाद्वीपीय मग्न तट में। इसीलिए ये मछलियां क्या होती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है, ज्यादातर। और यहीं पर क्या होता है, लोग मछलियों को पकड़ते हैं, बराबर। और ये मछलियों का क्या होता है, अन्न होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, अब लो देखो यहाँ से कैसे सवाल पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा कि मछलियों के अन्न क्या होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा मछलियों के अन्न होते हैं काइया और प्लवक होते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे और कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, तो यहाँ पर खनिज तेल पाए जाते हैं। खनिज तेल आपको पता होगा, ठीक है, प्राकृतिक गैस और विभिन्न खनिज खनन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो समुद्र के अंदर से निकाला जाता है, या फिर समुद्र के बाहर भी कहीं पे खदानें होती है ना, तो वहां से भी ये सारी चीजें है ना, मिलता है ना तेल। देखो जैसे मिट्टी का तेल जमीन के अंदर से मिलता है, और भी जो पेट्रोल डीजल वगैरह है, ये सब कोई इंसान नहीं बनाता, ठीक है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो जब तेल वो निकालते हैं ना, आपको पता है खनिज तेल वगैरह जब निकालते हैं ना, तो वो पूरा कैसा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। अगर आप उसका कलर देखोगे आपको आज कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है, और तब जाके प्रॉपरली उसके अलग अलग जो तेल हैं वो बनाए जाते हैं, मिट्टी का या फिर डीजल पेट्रोल, ये सारी चीजें, ठीक है। तो खनिज तेल यहाँ पर पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैस भी पाए जाते हैं, और भी जो खनिज खनन के माध्यम से जो है वो यहाँ पे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, मुंबई हाई अरब सागर में महाद्वीपीय मग्न तट पर खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस मिलने का क्षेत्र है। जैसे कि मुंबई हाई जो है ना, ये हाई यहाँ पे लिखा है, तो आप ये मत सोचना यहाँ पे मुंबई हाई
हाई आप समझते हो, हाई, ठीक है। तो ये नाम है एक, ये कहाँ पर पाया जाता है, अरब सागर में है ना। अरब सागर, हमारे जो अलग अलग सागर है आपको पता होगा, प्रशांत महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर कहाँ पर आता है, अगर जैसे भारत का नक्शा अगर आप देखोगे तो ऐसे होता है ना, यहाँ से ऐसे करके, तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, अरब सागर होता है। तो अरब सागर में जो मुंबई हाई है ना, वहां पर ये खनिज तेल, प्राकृतिक गैस मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आएगी नहीं, आपने भारत का नक्शा देखा होगा, ऐसे होता है ना भारत का नक्शा, तो यहाँ वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा अरब सागर होता है, इधर बंगाल की खाड़ी होती है, इधर अरब सागर होता है। तो देखो मुंबई से सटे हुए अरब सागर ही है ना, तो अरब सागर में जो मुंबई हाई है, वहां पर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, महाद्वीपीय ढाल की अब हम बात करेंगे। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे ये जो महाद्वीपीय जलमग्न सीमा थी इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, देखते जाना। अब हम बढ़ रहे हैं इसके आगे, तो अब हमें क्या मिलेगा, महाद्वीपीय ढाल पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये जो महाद्वीपीय ढाल है, देख लो कैसा है, इसका नाम ही है ढाल, मतलब यहाँ पर ढलान होती है ज्यादा। ठीक है, खड़े हुए ना तो फिसल जाओगे, गिर जाओगे। ठीक है, आओ देखते हैं इसके बारे में जरा। तो महाद्वीपीय ढाल मग्न तट का भाग मतलब समाप्त होते ही सागरीय भाग का ढाल जो है वो तीव्र हो जाता है। यानी कि देखो, अभी जो महाद्वीपीय मग्न तट हमने देखा, उसका जब भाग समाप्त हो जाएगा तब जाके ये भाग शुरू होता है, और ये कैसा होता है, काफी तीव्र होता है। मतलब यहाँ पे जो ढाल है ना वो ज्यादा होती है, ऐसे होता है, देखा था ना अभी आप लोगों ने, ऐसे वो अचानक से मतलब पूरी ढलान होती है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। समुद्र तल से इसकी गहराई कितनी होती है, समुद्र तल से इसकी गहराई 200 मीटर से 3600 मीटर तक हो सकती है। अब आप सोचेंगे ये समुद्र तल क्या है, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, जब कोई भी ऊंचाई नापते हैं ना, किसी पर्वत की ऊंचाई नापनी हो, या फिर हमें किसी मतलब कोई अंदर है, समुद्र के अंदर कोई नीचे की ऊंचाई मापनी हो, मतलब गहराई नापनी हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा समुद्र तल का उपयोग करते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे ना कि समुद्र तल क्या है, किसी भी जगह का अगर हमें ऊंचाई बताना है तो हम कहते हैं कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है, समुद्र तल से वो 800 किलोमीटर, समुद्र तल से 900 किलोमीटर, समुद्र तल से 7000 किलोमीटर। तो ये है क्या, अब मैं आप लोगों को बताऊं, समुद्र तल यानी क्या, जैसे जैसे देखो जो हमारा समुद्र होता है उसके अंदर क्या आते रहते हैं, टाइड्स, यानी कि ज्वार आते रहते हैं, कभी हाई टाइड आता है, कभी लो टाइड आता है। ठीक है, मतलब एकदम से भयानक वाला ज्वार आता है जो बहुत आगे तक जाता है, जो पानी को बहुत ऊपर तक उठा देता है, और लो टाइड में क्या होता है, पानी नीचे तक ही रहता है। ठीक है, तो ये हाई टाइड और लो टाइड का जो एवरेज होता है, यानी कि जो औसत होता है, बीच वाला पार्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, समुद्र तल। जैसे कि आप यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, समुद्र तल। रुको मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसमें आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज्वार जो है, ज्वार का अधिकतम स्तर ये है, देखो ज्वार का अधिकतम स्तर ये है, मतलब जब ज्वार आता है ना तो पानी जो है वो इतने ऊपर तक उठता है, कहाँ तक उठता है, यहाँ तक उठता है। और जब भाटा आता है, ज्वार भाटा आप सभी लोग जानते होंगे, आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा। ठीक है, और जब भाटा आता है तो भाटे का न्यूनतम स्तर क्या है, ये वाला। तो अब इन दोनों का जो औसत रहेगा ना, उसे ही हम समुद्र तल मानेंगे। तो देखो औसत समुद्र तल क्या है, ये है प्यारे दोस्तों। तो किसी भी जगह की अगर हमें ऊंचाई नापनी है या फिर गहराई नापनी है, तो हम लोग इसी औसत समुद्र तल का उपयोग करते हैं, समझे ना, इसको लेते ना उसको लेते, बीच वाला हिस्सा, ना तेरा ना मेरा, कौन सा, बीच का। ठीक है, तो ऐसे जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे माउंट एवरेस्ट की अगर मान लो हमें ऊंचाई नापनी है, तो हम कहाँ से नापेंगे, तो जो समुद्र तल है ना वहां से नापेंगे। देखो बच्चों, ये हमारा समुद्र तल है जो मैंने आपको बता ही दिया था, तो यहाँ से हम मापेंगे, यहाँ से हम मेजर करेंगे। तो जो माउंट एवरेस्ट है आपका, वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, तो आप बताएंगे 8848 मीटर है। देखो 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से। और अगर मैं मरियाना गर्त की बात करूं, मतलब मरियाना गर्त है एक, जो समुद्र की गहराइयों में है, ये लगभग मतलब इतना अंदर है, आपको क्या बताऊं मैं, समझ लेना सबसे अंदर तो यही है। ऐसा 11,034 मीटर है। ठीक है, मारियाना गर्त एक है। गर्त मतलब क्या होता है कि जो हमारा समुद्र है ना, उसके अंदर की जो बहुत बहुत ऐसे खाई जो होती है ना, उसको हम गर्त कहते हैं। तो मरियाना जो गर्त है वो इतना नीचे है समुद्र तल से। आप सोचो 11,034, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 11,034 मीटर तक वो नीचे है, बराबर, मतलब माउंट एवरेस्ट के समझो 2 गुना 3 गुना हो गया, क्या है ना। और एक और बात बताऊं, तो एक और बात आप समझ लीजिए, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमेशा
प्लस लिखते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस, इसलिए देखो यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ है रेड में, क्योंकि आप नीचे की तरफ जा रहे हो ना। आप सोचो ना ऐसे जब हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो सारे प्लस वाले नंबर्स आते हैं, जब इधर की तरफ जाते हैं तो सारे माइनस वाले नंबर्स आते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये भी है। ओके बच्चे लोग, समझ में आ गया समुद्र तल क्या होता है और समुद्र तल से ऊंचाई हम किस प्रकार से मेजर करते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे कि इसकी जो समुद्र तल से इसकी गहराई है ना वो कितनी होती है, 200 मीटर से 3600 मीटर तक हो सकती है, किसकी, महाद्वीपीय ढाल की, ठीक है। और कुछ स्थानों पर यह इससे भी अधिक हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने ये बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि फिक्स हो गया, ये कई कई स्थानों पे ना इससे भी ज्यादा हो सकती है। महाद्वीपीय ढाल का विस्तार कम होता है। और एक और बात समझिएगा कि जो महाद्वीपीय ढाल का विस्तार है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे हमने देखा था वो जलमग्न वाला महाद्वीपीय मग्न तट, वो उसका विस्तार कुछ ज्यादा ही होता है, बट इसका ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। और एक और बात, सामान्यतः महाद्वीपीय ढाल की निचली सीमा महाद्वीप की सीमा मानी जाती है। मतलब कोई भी महाद्वीप है ना, आइए मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि यहाँ पर जो आपका महाद्वीप है तो इसकी सीमा, महाद्वीप, ये जो आपका महाद्वीप है ना इसकी सीमा हम सामान्यतः जनरली देखा जाए तो किसको मानते हैं। वैसे तो अगर आप मतलब अपने दिमाग से सोच करके अगर देखना चाहोगे तो सीमा तो हम इसको ही मानेंगे कि यहाँ से ये तट जो है इसके बाद ये शुरू हो रहा है, यानी इसकी सीमा तो यही होनी चाहिए महाद्वीप की। बट यहाँ पे जनरली अगर देखा जाए तो ये जो महाद्वीपीय ढाल है ना प्यारे बच्चों, इसी को क्या माना जाता है, महाद्वीप की सीमा माना जाता है। तो इसे भी आप याद रखना, महाद्वीप की सीमा किसको मानते हैं जनरली, तो महाद्वीपीय ढाल को मानते हैं। इसका विस्तार ज्यादा नहीं होता, देखो ना इसका विस्तार ज्यादा था बट ये क्या है, थोड़ा बहुत कम है। अब उसके बाद आपका क्या आएगा, तो ये आ जाएगा सागरीय मैदान, ठीक है। अब ये सागरीय मैदान क्या होता है, तो मैदान यानी क्या होता है ना, समतल भूमि। अच्छा, समतल भूमि कैसी होती है समतल भूमि, आइए मैं आपको बताऊं। तो महाद्वीपीय भाग से जो लगा विस्तृत क्षेत्र होता है, आप देख सकते हो ना कि ये विस्तृत क्षेत्र है कि नहीं, ये महाद्वीपीय ढाल यहाँ पे खत्म हुआ तो इससे लगा, ये देखो ये इतना विस्तृत सा क्षेत्र है और समतल है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सागरीय मैदान के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसी को सागरीय मैदान कहते हैं, बिल्कुल जी, इसी को हम लोग ना सागरीय मैदान कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे वही बातें सारी लिखी गई है जो मैंने आपको बता दिया। और सागरीय मैदान पर क्या मतलब क्या क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बड़े आकारों के, छोटे बड़े आकारों के जलमग्न टीले। अब ये टीले क्या होते हैं, सवाल तो आपके मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज टीले, टीले क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो ऐसे ढेर लग जाता है ना मिट्टी का या फिर बालू का, ठीक है, जैसे बालू मान लीजिए इकट्ठा होते गए और ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे ऊंचे करके बालू का परत जम गया, ओके, तो उसको हम टीला कहेंगे। बालू या फिर मिट्टी का ऐसे करके जो भी परत जम जाता है, जो थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठ जाता है, तो उसको मतलब ज्यादा नहीं उठा रहेगा, थोड़ा सा उठा रहेगा, ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, जलमग्न टीले कहते हैं, ठीक है। और पर्वत भी इसके अंदर पाए जाते हैं भाई, ओके, छोटे बड़े आकारों के। यहाँ पर सागरीय मैदान जो रहता है ना इसमें पर्वत वगैरह भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं। पर्वत आपको पता है ना, पर्वत कैसे होते हैं, तो ऐसे होते हैं जो थोड़े से ऊंचे होते हैं और इनका जो ये ऊपर वाला भाग है ना, इनका जो सर है वो कैसा होता है, नुकीला होता है, तो इसको ना हम प्यारे बच्चों पर्वत कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पठार किसको कहा जाता है, तो पठार समझ लो ना इसी के भाई होते हैं और इसके छोटे भाई होते हैं। यानी कि वो कैसे होते हैं, देखो वो ना मान लो यहाँ से उठा और ऐसे करके, यानी इनका ये जो सिर है ना वो कैसा होता है, सिर इनका ऐसे होता है, मतलब नुकीला नहीं होता है, ठीक है। पठारों का सिर नुकीला नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये आपका पठार है और ये इसका छोटा भाई है, यानी कि पर्वत से वो नीचे की तरफ होता है, मतलब पर्वत से ऊंचा नहीं होगा, ये पर्वत से नीचा होता है, तो उसको हम पठार कहते हैं। तो टीले समझ में आ गया, पर्वत हो गया ना, पठार। तो ये सारी जो भू आकृतियां हैं वो सागरीय मैदान में हमें देखने के लिए मिलती हैं। ओके प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े, यहां तक समझ गए ना। अब आओ हम यहाँ पे बात करते हैं सागरीय पर्वत एवं पठार। अब जो सागरीय पर्वत और पठार है ना उनके बारे में हम जरा पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बोला पर्वत और पठार यहाँ पे बताया, तो सागरीय पर्वत और पठार के बारे में हम पढ़ लेते जो यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हो, ये देखो सागरीय पर्वत श्रेणी देख रहे हो, और ये सागरीय द्वीप भी है। द्वीप क्या होता है कि जो समुद्र के अंदर से मतलब जो समुद्र के अंदर चारों तरफ पानी और उसमें से एक भूमि का टुकड़ा निकल गया, तो उसको हम द्वीप कहते हैं,
ठीक है, तो आइए हम जरा इसके बारे में देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखा है कि महासागरीय नीतल पर स्थित पर्वत श्रेणियां जलमग्न कटक या जलमग्न पर्वत कहलाती हैं। यानी कि जो महासागरीय हमारा भूमि होता है, नीतल होता है, वहां पर जो पर्वत श्रेणियां होती है ना, उनको हम जनरली क्या कहते हैं, या तो जलमग्न कटक कहोगे या फिर आप उनको जलमग्न पर्वत कहोगे। जैसे हमारे अगर अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कोई पर्वत रहेगा तो उसको हम पर्वत, पहाड़, ये सारी चीजें कहते हैं। लेकिन अगर वो जल के अंदर रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, जलमग्न पर्वत कहते हैं, क्योंकि वो पूरा जलमग्न यानी क्या होता है, जल में भीगा हुआ। तो वो पर्वत क्या है, जल में भीगा है ना, इसलिए उसको जलमग्न पर्वत कहा जाता है। और ये पर्वत सैकड़ों किलोमीटर क्या होते हैं, चौड़े होते हैं और हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं। समझ में आया? चौड़ाई में देखोगे तो सैकड़ों किलोमीटर यानी 100 से भी ज्यादा, उतने वो चौड़े होते हैं और हजारों किलोमीटर ये लंबे होते हैं, इनकी लंबाई भी ज्यादा होती है। इन जलमग्न पर्वत श्रेणियों के शिखर कहीं कहीं क्या होता है कि सागरीय सतह पर दिखाई देते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सागरीय द्वीपों के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसमें हमने देखा कि ये भैया आपका पर्वत है। अब पर्वत में देख लो जरा, ये मुंह निकाल करके देखो, इधर से झांक रहा है, देख रहे हो, ये समुद्र के ऊपर आ चुका है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सागरीय द्वीप कहते हैं। समझे कि नहीं? ओके, फिर आगे जरा आप लोगों को बताओ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है आइसलैंड का। आइसलैंड हमारे आइसलैंड होता है। देखो यहाँ पर अगर आपको बताऊं ना, आओ ये देखो, ये पूरे विश्व का मानचित्र यहाँ पे दिया गया है। विश्व का मानचित्र दिया नहीं है, ओह यहाँ पे विश्व का मानचित्र दिया नहीं है, पर आप समझ लो कि आइसलैंड क्या होता है। तो आइसलैंड ना वही हमारे विश्व का, जब आप मानचित्र देखोगे ना, आप देखिएगा गूगल करके, वहां पे आपको आइसलैंड देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर होता है और अंडमान निकोबार द्वीप होता है और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल्स है, ये सभी सागरीय पर्वत एवं पठार के एग्जाम्पल है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ प्यारे बच्चों, तो ये जो आइसलैंड है ना, आइसलैंड, इसके आसपास भी देखेंगे तो पूरा क्या भरा हुआ है, पानी, और बीच में ये द्वीप जैसा निकल चुका है। ठीक है, और अटलांटिक महासागर और ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप है ना, ये भी कहाँ पर है। अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हो ना, तो आप सोचो कि मैं ट्रेन से चला जाऊं, नहीं बाबा नहीं जा सकते। इसके लिए आपको प्लेन से जाना पड़ेगा, उड़ करके। क्यों उड़ करके जाना पड़ेगा? क्योंकि इनके चारों तरफ समुद्र है और ये बीच में है, बीच में भूमि का टुकड़ा निकला हुआ है। समझ में आया? तो वो होता है। फिर बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान एंड निकोबार जो है वो वहां पर पाए जाते हैं। समझ में आया? चलिए, तो कुछ सागरों में शिखर समतल एवं विस्तृत होते हैं और कुछ सागर ऐसे होते हैं, जैसे हमने अभी पर्वत पठार तो देख लिए, लेकिन क्या सभी सागरों में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। किसी किसी में ये समतल होते हैं और इनका विस्तार बहुत ज्यादा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सागरीय पठार कहते हैं। जैसे कि हिंद महासागर में छागोस का पठार, हिंद महासागर जो है हमारा, हिंद महासागर, ठीक है, तो वहां पर छागोस का एक पठार है जिसको हम सागरीय पठार कह सकते हैं। बराबर। अब चलिए बच्चों, हम यहाँ पे बात करते हैं सागरीय खाइयां एवं सागरीय गर्तें। अब ये क्या होती हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपकी सागरीय, अरे आओ देखो, ये आपकी सागरीय खाई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पठार था, फिर पर्वत था, फिर क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये खाई जैसा निर्माण हो गया, तो ये क्या है? ये खाई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको भी वैसे खाई कह सकते हैं, लेकिन और भी जब इसके नीचे चला गया ना, काफी गहरा, तो उसको ना हम गर्त कह सकते हैं। क्योंकि देखो, गर्त और ये जो खाई है ना, समझो एक दूसरे के भाई बहन है। तो जब खाई यानी जब थोड़ा सा अंदर रहेगा उसको हम खाई बोलेंगे, जब बहुत ज्यादा अंदर रहेगा उसको आप गर्त कह सकते हो। ठीक है, तो आइए जरा हम समझे इसको। कहाँ गया, यहाँ पे हम ये पढ़ रहे थे ना। आइए देखिए क्या लिखा है इसमें कि सागर के नीतल कुछ स्थानों पर गहरे सकरे तीव्र ढलान वाले विवर गड्ढे सदृश सागर संरचनाएं पाई जाती है। यानी कि सागर के नीतल में क्या होता है कि कभी हमें कुछ ऐसे गड्ढे मिलते हैं जो कैसी होती हैं, गहरे होते हैं, ठीक है, सकरे होते हैं, यानी कि कुछ तो चौड़े होते हैं, मतलब कुछ सकरे यानी क्या होता है, नैरो हो जाना, यानी कम चौड़ा होना। ठीक है, तीव्र ढलान वाले होते हैं। तीव्र ढलान यानी कि अचानक से ऐसे, तीव्र ढलान मतलब आप समझते हो ना, जिनका स्लोप ज्यादा होगा ऐसे। ठीक है, और गड्ढे सदृश सागर संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती है, गड्ढे वगैरह भी उसमें पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सागरीय खाई या फिर गर्त हम कहते हैं। ठीक है, साधारणतः क्या होता है कि जो कम गहराई वाली भू आकृतियां होती है ना, उनको हम खाइया कहते हैं, और जो अधिक गहरी होती है उनको हम क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। मतलब जो बहुत अंदर तक होती है और पूरे दूर तक फैली होती है, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम गर्त कहते हैं जनरली अगर देखा जाए। ओके, तो मैंने बताया ना कि ये दोनों क्या है? भाई है, मतलब भाई बहन नहीं, बहन बहन है, आप बस समझो। खाई भी वही है कि सागर के अंदर कोई गड्ढा हो गया, कोई नीचे का मतलब एरिया हो गया, उसको हम खाई कह सकते हैं, गर्त भी कह सकते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो खाई मतलब वो ज्यादा गहरी नहीं होती है, जबकि गर्त बोलेंगे तो ज्यादा गहरी होती है, दूर तक फैली होती है। अच्छा, समुद्र तल से गर्तों की गहराई हजारों मीटर तक होती है। अब लो भैया,
क्या बोला कि समुद्र तल से, अगर आप देखोगे समुद्र के तल से, याद रखो मैंने क्या बोला, समुद्र के तल से जो गर्त की गहराई है वो हजारों मीटर तक होती है। प्रशांत महासागर की जो मारियाना गर्त है ना, विश्व की सबसे गहरी गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,034 मीटर है। समझ में आया? वो जो अभी हमने मरियाना गर्त देखा था प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने आपको दिखाया था, तो वो सबसे गहरी अगर देखा जाए तो प्रशांत, अब देखो यहाँ से ना आपसे सवाल पूछेगा, मैं आपको बताऊं, अगर आपसे सवाल क्या पूछेगा कि मारियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है, ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, तो आपसे पूछेगा कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, आप बताएंगे मारियाना गर्त, और आपसे पूछेगा कि इसकी गहराई कितनी है, तो समुद्र तल से 11,034 मीटर है, ठीक है। और अगर भूगर्भीय विज्ञान की दृष्टि से मध्य महासागरीय जलमग्न पर्वत एवं गर्ते सागरीय नीतल के सर्वाधिक सक्रिय भाग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका मध्य महासागरीय जलमग्न पर्वत एवं गर्ते, समझिएगा, भूगर्भ विज्ञान आपको पता है ना क्या होता है, भूगर्भ विज्ञान यानी क्या, जैसे अलग अलग हमारे विज्ञान होते हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वैसे ही क्या होता है भूगर्भ विज्ञान, यानी जिसमें क्या किया जाता है, जो हमारी भूमि है, हमारा जो अर्थ है, उसके गर्भ के बारे में स्टडी किया जाता है, समझे, तो वो हमारा भूगर्भ विज्ञान हो गया, राइट। तो क्या दिया इसमें कि इसकी जो मध्य सागरीय का मध्य महासागरीय यानी कि बीच वाले की बात की जा रही है, बराबर, तो मध्य महासागरीय जलमग्न पर्वत एवं गर्ते सागरीय नीतल के सर्वाधिक सक्रिय भाग हैं, यानी बहुत एक्टिव भाग हैं ये वाले, ठीक है, जो मध्य महासागरीय का जलमग्न पर्वत और गर्ते हैं वो सागरीय नीतल के सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा एक्टिव भाग है। इन भागों में क्या होता है, अनेक प्रकार की जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो वहां पर प्रेजेंट है, और ये क्षेत्र भूकंपों की दृष्टि से क्या है, अति संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत अधिक सक्रिय है, यहाँ पर ज्वालामुखी वगैरह भी पाई जाती है, तो भूकंप की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, है ना, संवेदनशील रहेगा, बराबर। सागरीय नीतल पर होने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण तट पर क्या होते हैं, सुनामी आने का खतरा भी रहता है। समझ में आया आप सभी लोगों को? यानी कि जो सागरीय नीतल है, जैसे उसके अंदर ज्वालामुखी भी पाई जा रही है, या फिर अगर कभी मान लीजिए कि उसके अंदर भूकंप आ गया या फिर ज्वालामुखी फूट गई, तो इसके कारण क्या होगा कि जो उसके तट है ना, वहां पर सुनामी आने का खतरा भी रहता है। अब आप सोचेंगे सुनामी क्या है, तो सुनामी का मतलब क्या होता है ना प्यारे बच्चों, जो पानी की वजह से आता है। जैसे अब मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए कि यहाँ पे गर्त और खाइयों के कारण, ठीक है, मान लो यहाँ पे कहीं पे ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी विस्फोट हुई इसके अंदर, तो क्या होगा, पूरा पानी हलचल करेगा, पानी दूर जाने की कोशिश करेगा, और इसके कारण क्या होगा, जो इसके तट रहेंगे ना वहां पर क्या आने लगेगा, साइक्लोन जैसा कंडीशन बन जाएगा, सुनामी वगैरह आने लगेगी। इसीलिए जब ऐसा कुछ तूफान आने वाला रहता है ना, तो पहले ही अलर्ट दे दिया जाता है कि कोई भी तट के पास न जाए, समुद्र के तट के पास, क्योंकि खतरा है ना, आप लोगों को उससे खतरा हो सकता है। ये सारी चीजें पहले से ही बता दी जाती है, अलर्ट कर दिया जाता है लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं, तो सागरीय निक्षेपण की। अब ये सागरीय निक्षेपण क्या होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो सुनिए, होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि सागर के अंदर ना, जैसे सागर के अंदर बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कोई नदी बह करके आ रही है, या फिर कोई भी पानी का सोर्स है जो बह करके आ रहा है, तो वो अपने रास्ते में आने वाले जो भी चीजें रहेंगी, जो भी सेडिमेंट्स वगैरह रहेंगे, उनको बहाते हुए लेकर के आएगा और सागर में ला करके मिला देगा, बराबर। तो इससे क्या होगा कि सागर के तल के नीचे ना बहुत सारी ऐसी चीजें क्या हो जाएंगी, वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगी, यानी कि वहां पर इकट्ठा हो जाएंगी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सागरीय निक्षेपण के नाम से जानते हैं। ओके, चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा। तो सागरीय नीतल यह विश्व के विभिन्न भागों का निचला गहरा भाग है। बिल्कुल सही बात है, सबसे निचला भाग तो यही है ना अगर देखा जाए तो, इसीलिए यहाँ अनेक प्रकार के पदार्थों का क्या होता है, संचयन होता है। जैसे मैं अगर आपको एक बात बताऊं, संचयन यानी क्या होता है, इकट्ठा होना, ठीक है। जैसे देखो अब मैं आपको बताती हूँ, मान लो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, एक पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऐसे वाली भूमि है जो थोड़ी सी नीचे है, ठीक, ऐसे वाली भूमि है, और फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ पे ढलान बढ़ता जा रहा है और ये आ गया। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, जो सबसे निचली वाली भूमि है वहीं पर जाकर के सारी चीजें इकट्ठा होंगी कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ से मान लीजिए कोई नदी बहती हुई आ रही है, या फिर कोई बारिश हुई, ठीक है, बारिश हो गई, अब बारिश का पानी जो है ऐसे करके बहता हुआ जाएगा पर्वतों से, और इसके रास्ते में जो भी चीजें रहेंगी, कुछ
ये रहा झाड़ियों का अवशेष रहा, या फिर कोई मतलब कोई जैसे जानवर वगैरह नहीं मर जाते, ठीक है, तो उनकी बॉडी रही, ये सब ऐसे लुढ़कते लुढ़कते जाएगा और आकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये ढलान वाला क्षेत्र है, ढलान की वजह से पूरा जो नीचे वाला हिस्सा है, जो खाई जैसा है, वहां पे जाकर के सारी चीजें इकट्ठा हो रही है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि ये जो सागरीय नीतल है वो क्या है, विश्व का सबसे गहरा भाग है, इसीलिए यहाँ पे अनेक वस्तुओं का क्या होता है, संचयन होता है, यानी बहुत सारी चीजें वहां पे जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं। ओके, तो उनका स्वरूप कुछ ऐसा होता है, जैसे आप देखिएगा वहां पे कौन कौन सी चीजें इकट्ठा होती हैं, सुनिए ध्यान से। छोटे बड़े आकार के पत्थर होते हैं, राइट, और क्या होते हैं, मोती खुरदरी रेत होती है, ठीक है, मोटी और खुरदरी मतलब रेत होती है, और क्या होता है, मिट्टी के सूक्ष्म कण होते हैं। ये सभी पदार्थ जो है नदियों, हिम नदियों के द्वारा महाद्वीप से बहकर आते हैं और मुख्यतः इनका संचयन महाद्वीपीय मग्न तट पर हो जाता है। यानी कि जो नदियां होती हैं, हिम नदियां होती हैं, हिम नदियां जो हिमालय वगैरह से, मतलब अलग अलग प्रकार की नदियां होती है ना, जो निकलती हैं और आकर के फाइनली सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो बहा करके लेकर के आते हैं मिट्टी के सूक्ष्म कण, रेत वगैरह, वो सभी जो हमारा महाद्वीपीय मग्न तट होता है ना प्यारे बच्चों, वहां पर आकर के ये जमा हो जाते हैं। ओके, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, जब हमारा सागर शुरू होता है तो वहां पे सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट तो ही तो आता है ना, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। तो वहां पर आकर के ये इकट्ठा हो जाता है और इन पदार्थों को ही क्या कहा जाता है, सागरीय निक्षेप के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, चलिए, ये तो पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि दूसरा प्रकार क्या है, ये कैसे और क्या होता है इसमें, तो देखिएगा दूसरे प्रकार में ये है कि जो ज्वालामुखी के विस्फोट है, अगर ज्वालामुखी विस्फोट हो रही है, जैसे ज्वालामुखी हमारे भूमि पर भी होती है और सागर का जो तल होता है ना वहां पर भी पाई जाती है ज्वालामुखी। तो जब ज्वालामुखी में से क्या होता है, विस्फोट होता है, तो वहां पर क्या होगा, जो निकली हुई राख या फिर लावा है ना, वो भी क्या होंगे, वो समुद्र के अंदर ही इकट्ठा रहेंगी, बराबर। तो इनका भी जो निक्षेपण है वो हमें दिखाई पड़ता है। अधिक गहराई में विशेषतः सागरीय मैदानों में मृदा के अति सूक्ष्म कण बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो सागरीय मैदान जो होते हैं ना सबसे गहराई वाले, ठीक है, वहां पर मिट्टी के मतलब मृदा यानी क्या होता है, वही मिट्टी के छोटे छोटे कण वहां पर ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। और देखिएगा इनमें और क्या क्या पाया जाता है, तो जो मृत सागरीय वनस्पतियां होती हैं, जैसे मान लो, जैसे हम देखते हैं ना कि हमारी भूमि के ऊपर, हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसमें भी जीव पाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पेड़ जो है वो मर गया, जैसे जमीन पे कोई पेड़ मर जाता है, सूख जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से उसमें भी तो ऐसा होता होगा। तो कोई पेड़ पौधा मर गया या फिर कोई जानवर मर गया, तो वो उसी में रहेंगे, उनको कौन जा रहा है निकालने, तो वो सब भी जाकर के वहां पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी जो बॉडी रहती है वो जाकर के वहां पे पूरी जमा हो जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यह संपूर्ण मिश्रण अति सूक्ष्म कणों से बना रहता है एवं महीन कीचड़ के जैसा होता है, सारी चीजें उसके अंदर मिक्स रहती है, कीचड़ मड जैसा होता है। और इसमें साधारणतः क्या क्या होते हैं समझिएगा, प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष का अनुपात कितना होता है, 30%। समझिएगा 100% में से अगर आपको वो दिखाई दे रहा है निक्षेपण, तो आप देखो उसमें से ना 30% क्या होगा, तो वही सागर में रहने वाले जो जीव हैं उनके अवशेष रहेंगे, उनकी बॉडी वहां पे रहेगी, और जो रहने वाली वनस्पतियां हैं सागर के अंदर उनके अवशेष वहां पर पाए जाएंगे लगभग 30% भाग में। और इस महीन कीचड़ को हम क्या कहते हैं, सागरीय पंख कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछा जाएगा सागरीय पंख किसको कहते हैं, तो आप बता देना सागरीय पंख उसको ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। साथ ही कुछ ऐसे पदार्थों का भी संचयन होता है जो कैसे होते हैं, तो जो ऐसे होते हैं, देखो जो है मानव निर्मित। समझ में आया, जैसे हम लोग भी तो कई सारी चीजें क्या करते हैं, समुद्र के अंदर फेंक देते हैं, है ना। अभी देखना, जब हम ये पढ़ेंगे ना कौन सा अगला चैप्टर यानी कि 5वां चैप्टर, तो उसमें आप पढ़िए, मतलब उसमें आपको एक चीज पढ़ने के लिए मिलेगा कि जो एक बार खिलौने की जहाज जा रही थी, आपको कहानी बताती हूँ। अभी नेक्स्ट चैप्टर में तो बताऊंगी ना, अभी रहने दो, आगे बताऊंगी, ठीक है, खिलौने वाली कहानी बाद में बताऊंगी। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो ये आप पिक्चर देख सकते हो, सागरीय निक्षेपण, सागरीय निक्षेप, देखो ये सागरीय निक्षेपण कहीं किनारों पर भी हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये जो महाद्वीपीय मग्न तट होते हैं वहां पे जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं। इसके अलावा देखो ये समुद्र तल में सागरीय निक्षेपण है, जिसके अंदर वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, प्राणियों के अवशेष होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये आपका मानव निर्मित पदार्थों का संचयन, यानी कि जो हमारा, जैसे जो हमारे समुद्र वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर हम ऐसे ही कूड़ा करकट कुछ भी फेंकते रहते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी तो क्या होती है, उसके अंदर जाकर के इकट्ठा होती है। और जो सागरीय लहरें होती है, कुछ कुछ को तो बाहर कर देती है, लेकिन कुछ कुछ अंदर जाकर के ही जम जाती है। जैसे प्लास्टिक वगैरह रहेगा तो लहरें आएंगी
आएंगी, क्योंकि प्लास्टिक तैरता रहता है तो उसको बाहर कर देंगे, लेकिन अगर कोई ठोस चीज रहेगी तो वो जाकर के नीचे जमा हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ पे वही है कि साथ ही कुछ ऐसे पदार्थों का भी संचयन होता है जो क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, और इनमें इनमें क्या क्या शामिल है समझिएगा। शहर का मैला पानी, ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि शहर का जो मैला पानी है, नाली वगैरह के मतलब जो भी पानी है वो उसमें छोड़ दिए जाते हैं सागर के अंदर, ठीक है, तो इससे भी नुकसान होता है। और देखो इससे किसका किसका नुकसान होता है, एक तो पूरा पानी दूषित हुआ, और दूसरी चीज ये है कि उसमें जो रहने वाले जीव है उनका भी तो नुकसान होगा, क्योंकि वो स्वच्छ पानी में रहना चाहते हैं, हम उसको ही गंदा किए जा रहे हैं। और ठोस अपशिष्ट है, मतलब ठोस वेस्ट, कोई भी सॉलिड जैसा चीज है जो हमारे मतलब जो खराब हो चुका है उसको हम उसमें डाल देते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ ना एक प्रकार के क्या होते हैं, जैसे अलग अलग पदार्थ होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से ये रेडियोधर्मी पदार्थ भी होते हैं, जो अपने आप में क्या करते हैं, मतलब इनके अंदर से ऐसी विकिरण निकलती है जो बहुत ही डेंजरस होती है। ठीक है, आप ना इसके बारे में आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, बस आप इतना याद रखोगे, रेडियोधर्मी पदार्थ। ओके, फिर बेकार रसायन, रसायन आप जानते हो केमिकल्स वगैरह, वो भी उसके अंदर डाल देते हो। प्लास्टिक इत्यादि पदार्थों के कारण क्या होता है, जलमंडल में प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम ये सारी चीजें डालेंगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा, ये बिल्कुल सही बात है। ये पदार्थ क्या होते हैं, सागरीय जीवन एवं वहां के पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होते हैं। आप सोचिए ना, जैसे हम लोगों को कैसे अगर थोड़ा भी प्रदूषण हुआ तो हम लोगों को सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है, वैसे ही समुद्र में रहने वाले जो जीव है, अगर हम इतना सारा गंदगी वहां पे फैलाएंगे, ऐसे ही कुछ भी सामान रहा, कोई भी गंदा पानी रहा, हम सब डालते गए तो उसमें जो रहने वाले जीव है वो तो मर ही जाएंगे ना। ओके, तो उनके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसमें भले ही प्रदूषणकारी घटकों का प्रमाण कम होता है, पर इनसे होने वाली हानि की संभावना अधिक होती है। ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं कि महासागर के जीवन का स्वरूप समझने के लिए एवं सागरीय नितल की जानकारी प्राप्त करने हेतु निक्षेप महत्वपूर्ण है। निक्षेपों के एक के ऊपर एक स्तर एवं सागरीय जल के दबाव के कारण निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें आप सभी लोग जानते हो प्यारे बच्चों, क्लास 6 में कक्षा 6वीं में आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के चट्टानों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती है, रूपांतरित चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जैसे कि लावा जब निकलता है हमारी ज्वालामुखी के अंदर से तो वो ऊपर आकर के जम जाता है, तो उससे जो चट्टानें बनती है उनको हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें कहते हैं। और रूपांतरित चट्टानें क्या होती है, जैसे मान लो कोई एक प्रकार का चट्टान है, ठीक है, तो उससे कोई दूसरा चट्टान निर्मित हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और ये कैसे होता है जानते हो, टेम्परेचर मतलब तापमान और जो दबाव उसके ऊपर पड़ता है ना, इसके कारण वो अपने स्वरूप को ही बदल लेता है, जिसको हम मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। और ये अवसादी चट्टानें क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जैसे क्या होगा, देखो जो अवसाद है वो आकर के एक के ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं, मतलब एक आया, एक लेयर बनी, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, ऐसे करके जब पूरी लेयर मतलब बनते जाती है ना, तो इनके ऊपर जब प्रेशर बनता है, यानी कि जब इनके ऊपर दबाव पड़ता है, तो ये एक ही में बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है ना, तो ये एक ही में चिपक जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे चट्टानों का निर्माण हो जाता है, जिसको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। और ये जो अवसादी चट्टानें है ना, आप अगर उसमें देखेंगे तो आपको लेयर्स दिखाई देंगे, ऐसे स्तर बने हुए दिखाई देंगे, एक के बाद एक। ऐसा स्तर क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो ऐसे ही बने हैं, ठीक है, दब दब करके ये चट्टानें बने हुए हैं, इसीलिए हमें वो दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा, तो देखो यहाँ पे हमने सागरीय नितल की संरचना जो है वो हमने पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आप देख सकते हो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, समुद्र तल क्या होता है, सागरीय खाई क्या होता है, ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, अब मैं आप लोग को कुछ और बातें बताती हूँ। क्या बताऊंगी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सागरीय तल को कैसे मेजर करते हैं, सागरीय तल से कोई भी ऊंचाई कैसे मापनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और एक और बात सुन लो प्यारे बच्चों, क्या सुनोगे कि सागर के अंदर ना जैसे हम कुछ भी फेंक देते हैं तो उससे फेंकने से पहले मतलब फेंकने से हमें बचना चाहिए। सागर ही नहीं, कोई भी वाटर बॉडी है, जैसे कोई नदी है, कोई झील है, तो हमें उन सारी चीजों को गंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो मान लीजिए कोई नदी है, अब उसमें आप गए नहाने के लिए, वही साबुन लगा के शैम्पू लगा के बस नहाए जा रहे हो, मान लो बहता हुआ पानी है तो चलो ठीक है कि बह जाएगा, लेकिन मान लो एक छोटी सी नदी है, अब उसमें ही आप जा रहे हो, नहा रहे हो, जो मर्जी वो कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, तो बोलो जल्दी वो पानी क्या हो जाएगा, वो पानी आपका दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर वो किसी के काम लायक नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हम समुद्र में चीजें फेंक देते हैं ना, उन्हें हमें फेंकने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें थी इस लेसन के अंदर, हमें यही पढ़ना था। मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा एक और देखो, जब लहरें आती रहती है तो लहरों के साथ ना कुछ पदार्थ बाहर निकलते हैं, आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा
ठीक है। जैसे अगर मैं प्लास्टिक या फिर कांच की बात करूं, अगर आप प्लास्टिक का बॉटल समुद्र के अंदर डालोगे ना, अब प्लास्टिक का बॉटल तो तैरने वाला है, वो समुद्र में क्या रहेगा, तैरते रहता है। तो तैरते रहता है तो जो सागरीय ये होती है ना लहरें, वो क्या करती है, उसको बाहर ला करके जो उसका तट होता है वहां पे ला करके उसको इकट्ठा करवा देती है। समझ रहे हो? तो देखो कौन कौन सी चीजें हैं जो लहरों के साथ बह करके बाहर आती हैं। तो प्राकृतिक की बात करेंगे, अप्राकृतिक की बात करेंगे, यानी कि मानव निर्मित। जैसे कि कोई रसायन है आपने डाल दिया तो वो बाहर आ जाएगा, धातु डाल दिया वो बाहर आ जाएगा, प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। प्राकृतिक चीजें कौन कौन सी हैं, यानी जो प्रकृति में ही पाई जाती है, जैसे कि वनस्पति हो गया, शंख हो गया, सीपियां, या फिर जलचर। जलचर यानी क्या, जल में रहने वाला प्राणी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये लीजिए यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है ये होता है कंप्लीट। आप लोग देख सकते हो, देखो सागरीय भूपटल, स्थल मंडल, ऊर्ध्वगामी मैग्मा, ये आप देख रहे हो, ये मान लीजिए आपका सागर है। आप देखो यहाँ पर आपका ज्वालामुखी है। अब ये जो मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा बाहर जाने के बाद लावा, जब ये जमीन के अंदर रहता है ना, इसको हम मैग्मा कहते हैं। मैग्मा बाहर जब गया तो इसको, इसी को हम लोग लावा कह देते हैं, जो मोल्टन फॉर्म में होता है। बाहर निकला, ठीक है, और बाहर निकलेगा इस प्रकार से, और फिर छेद होने वाली सागरीय भूपट्ट, ये देखो यहाँ पे पूरा सब कुछ बताया गया है। ऊर्ध्वगामी मैग्मा जो ऊपर जाने की कोशिश करते रहता है। ठीक है, देखो यहाँ से ज्वालामुखी फूटेगी फिर निकलेगा बाहर, तो यहाँ पे पूरी संरचना बताई गई है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो बस ये चैप्टर यहाँ पे होता है फिनिश्ड। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा अगला पार्ट। तो कोई भी चैप्टर चाहिए प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हो। बाकी आपको कुछ भी डाउट है बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।